हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे पहले देखेंगे 30 जुलाई के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 4 से 5 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से आज हम करंट अफेयर क्वेश्चन में 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 24। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मेधान सीरीज का पार्ट 24। इसमें आप सभी को 2 टॉपिक कवर किया जाएगा। एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे। कहने को सिर्फ इसमें 10 प्रश्न है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो कम से कम आप सभी को इसमें 40 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। फिर हम 20 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि 4 से 6 महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी को पूरा क्लास देखना होगा और इतनी सारी क्लास को सॉल्व करने में कम से कम 40 मिनट लग जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले 30 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो निकोलस मादुरो तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वेनेजुएला का बने हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो निकोलस मादुरो ये तीसरी बार जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये 2031 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं। अगर बात करें वेनेजुएला की राजधानी का क्या नाम है? तो कराकस इसकी राजधानी है। और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? तो तेल पर टिकी हुई है। वेनेजुएला की मुद्रा का क्या नाम है? तो बोलीवर यहाँ की मुद्रा का नाम है। वेनेजुएला में अगर पूछे सबसे बड़ी झील जो है वेनेजुएला की कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है मराकाइबो झील, जो कि दक्षिण अफ्रीका की भी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछे कहाँ पाया जाता है? तो ये भी वेनेजुएला में पाया जाता है और क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात है। वेनेजुएला में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे लानोज कहते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं ललन टॉप प्रश्न में, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज सिन्हा मित्तल। सिडबी की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। सिडबी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। सेकेंड प्रश्न हमारा है, हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड कौन सा है? यानी घरेलू स्तर पर यूज होने वाला भारत का सबसे पहला ब्रांड कौन सा बन गया है? तो यह कई सालों से पार्ले ही बना हुआ है। इसका पहला सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो FMCG यानी घरेलू उपयोग होने वाले ब्रांड में अगर देखा जाए भारत में सबसे पहला नंबर किसका है? तो पार्ले का है, दूसरा नंबर ब्रिटानिया का है और तीसरा नंबर अमूल का है। बाकी की और सारी कंपनियां हैं, लेकिन 3 नंबर तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं ललन टॉप प्रश्न में, ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा वर्गीस कुरियन। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध से दही बनने का जो परिवर्तन होता है इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि दही से फिर दोबारा हम दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद बात करते हैं, बर्फ़ से पानी से बर्फ़ बनना किस प्रक्रिया का परिवर्तन है? तो किस प्रकार का परिवर्तन है पानी से बर्फ़ बनना? यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम बर्फ़ से फिर दोबारा पानी बना सकते हैं, लेकिन दूध से दही अगर बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को अगर हम दूसरी अवस्था में बदल रहे हैं तो दूसरी अवस्था में बदला हुआ पदार्थ अगर फिर पहली अवस्था में आ जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? तो बताना है कि हमारे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर जी हैं। इन्होंने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किस देश में किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाओस में किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देखें तो रामलला पर पहली डाक टिकट जारी की गई है, और ये कहाँ जारी की गई है? तो लाओस में जारी की गई है। किसने जारी किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जारी किए हैं, जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। और यहीं पर लाओस में ही भगवान बुद्ध पर भी टिकट जारी किया गया। तो भगवान बुद्ध पर भी टिकट जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि लाओस की राजधानी का क्या नाम है, तो लाओस की राजधानी का नाम है वियनतिए। वियनतिए लाओस की राजधानी का नाम है, और यह एक स्थल अवरुद्ध देश है। अगर बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान। मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है, तो मॉरिशस की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। और यहीं पर भारत के विदेश मंत्री जब भारत के बाहर इन्होंने पहला जन औषधि केंद्र ओपन किया है, तो भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, तो मॉरिशस में खोला गया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। ललन टॉप प्रश्न में देखें तो भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति को किस रूप में मनाते हैं, तो ये तीनों घटनाएं जो है भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। इनका तीनों एक ही दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जन्म भी हुआ था और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा को ही क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। श्री राम लला मंदिर, श्री राम मंदिर अगर बात करते हैं, श्री राम मंदिर के वास्तुकार यानी कि जो मंदिर बना है, इस मंदिर के अगर पूछे वास्तुकार कौन है, तो इस मंदिर के वास्तुकार हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी। जबकि रामलला जो मूर्ति है, भगवान राम की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को किसने बनाया है, तो श्री अरुण योगी राज जी ने बनाया है। अगर पूछे अयोध्या का राम मंदिर है, यह किस शैली में बना है, तो यह नागर शैली में बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन किसे किया गया है, यानी कि जो अभी हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया गया है 2024-25 के लिए निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इसमें विदेशी देशों में सबसे ज़्यादा किस देश की मदद की जाएगी, तो पहले स्थान पर अब की बार भूटान को रखा गया है। इसकी व्याख्या देखें तो बजट 2024-25 किसने पेश किया है, तो यह पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। और इनके द्वारा जो है विदेशी सहायता के लिए 4,883 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, यानी कि जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए 4,883 करोड़ रुपए 2024 से 25 बजट में प्रस्तावित किया गया है। किस नीति के तहत, तो यह नीति है पड़ोसी पहले। तो पड़ोसी पहले नीति के तहत 4,883 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछे राशि किसे दिया जाएगा, तो पहले नंबर पर भूटान है, दूसरे नंबर पर नेपाल है। तो भूटान को यानी कि पूरे बजट का आधा प्रतिशत जो है किसे दिया जाएगा, अकेले भूटान को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, तो 2,065 करोड़ रुपए जो है अकेले भूटान को दिया जाएगा, और दूसरे नंबर पर नेपाल है। बात करते हैं 2024-25 के जो राजकोषीय घाटा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना है राजकोषीय घाटा, तो 4.9% है। अगर वही बात करें 2025 में कितना रहेगा, तो यह 2025 में अनुमान लगाया गया है 4.5% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। यह अनुमानित डाटा है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में राजकोषीय घाटा कितना है, तो 4.9% है। पूर्वोदय योजना के तहत कितने राज्यों को शामिल किया गया है, तो इसमें शामिल किया गया है बिहार को, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों को जो है विकसित किया जाएगा। वहीं बात करते हैं कि बजट में कितनी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है, तो 9 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। और कितने इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो 12 इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा। ललन टॉप प्रश्न में देखिए तो भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा मैप बना लेंगे ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे हो जाता है नेपाल देश, और इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा है भूटान देश। ठीक है, और ये वाला जो राज्य है ये हमारा है सिक्किम। ठीक है, कौन सा राज्य है, सिक्किम। तो यहाँ पे पूछा गया भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला आपका सिक्किम हो जाता है। मैंने बता दिया सिक्किम है जो भूटान से सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ से जो है सीमा जो साझा करता है, यहाँ से पश्चिम बंगाल साझा करता है। फिर इधर से हो जाता है असम, ये भी याद रखेंगे, और यहाँ से हो जाता है म्यांमार। तो भूटान से सीमा बनाने वाले भारत के 4 राज्य हैं। एक तो सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
भूटान का सर्वोच्च सम्मान अगर पूछे कौन सा है तो ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो अवार्ड है। अभी यह अवार्ड जो है पहली बार किसी विदेशी नागरिक को दिया गया था, और यह किसे दिया गया था तो पीएम मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगर वह पूछे कि जो नेपाल है, नेपाल के साथ इन 4 राज्यों में सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है असम। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डोकलाम विवाद कहाँ पे है। तो डोकलाम विवाद के लिए एक बार फिर से चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है सिक्किम हो जाता है, यहाँ पे भूटान हो जाता है। तो इन्हीं के तीन पॉइंट पे यहाँ पे जो है डोकलाम है, और डोकलाम से अब जो है विवाद किसके बीच में है, तो यहाँ पे भूटान से विवाद है, इधर हो जाएगा सिक्किम यानी भारत से है, और ऊपर हो जाता है चाइना। तो इन 3 देशों से जो है वो डोकलाम विवाद बना हुआ है। हाल ही में महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता कौन बना है। तो महिला एशिया कप 2024 का फाइनल विजेता कौन बना है, फाइनल उप विजेता पूछे कौन बना है, तो भारत बना है। महिला एशिया कप 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था, तो श्रीलंका में किया गया था। फाइनल मैच जो है श्रीलंका और भारत के बीच में खेला गया था, जिसमें विजेता कौन बन जाता है, तो विजेता बन जाता है श्रीलंका, और उप विजेता कौन बन जाता है, तो उप विजेता भारत बन जाता है। महिला एशिया कप अगर पूछे कि अब तक भारत कितनी बार जीत चुका है, तो भारत अब तक यह सबसे ज़्यादा यानी 7 बार जीत चुका है। और अगर पूछे कि यह फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो रंगीरी स्टेडियम में खेला गया था। भौतिक ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भौतिक ओलंपियाड का आयोजन अभी हाल ही में ईरान में किया गया था, और किस क्रम का, तो 54वें क्रम का आयोजन किया गया था। भारत की रैंक इसमें पूछे क्या है, तो भारत की इसमें 4थी रैंक है, यानी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर रोमानिया और चौथे पर भारत है। तो ये आपको याद रखना है, भौतिक ओलंपियाड का आयोजन ईरान में किया गया, 54वें क्रम का किया गया, और भारत की रैंक इसमें है 4थी। और पूछे कि भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। कितने? 5 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है और 3 सिल्वर है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो भारत में पहली बार जो है भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, और कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। हुमायूं का मकबरा पूछे कहाँ पे है, तो यह दिल्ली में है। और पूछे हुमायूं का मकबरा किस शैली में बनाया गया है, तो यह 4 बाग शैली में बनाया गया है, और इसका निर्माण पूछे किसने किया है, तो बेगम हाजी यानी हाजी बेगम ने किया है। और हुमायूं के मकबरे को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, 1993 में पहली बार शामिल किया गया था। अब हमारा करंट अफेयर प्रश्न है कि भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह दिल्ली में बनाया जा रहा है, हुमायूं के मकबरे के अंदर। तो जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसी के अंदर जो है भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय बनाया जा रहा है, इसे आप याद रखेंगे। और जो ये हुमायूं का मकबरा है, इसे पूर्व का ताज भी कहते हैं। तो पूर्व का ताज पूछे किसे कहते हैं, हुमायूं के मकबरे को कहते हैं। भारत के वर्तमान वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं, यानी कि भारत की विश्व धरोहर सूची वर्तमान में कितनी है, तो 43 है। 43वां पूछे कौन सा है, तो मोइदम है। मोइदम जो है यह स्थान कहाँ पे है, तो यह एक कब्रगाह है जो अहोम साम्राज्य के सेनापति होते थे, या फिर वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे, उनको जिस कब्रगाह पर जिस ज़मीन पर दफनाया जाता था, उसी ज़मीन को जो है मोइदम कहा जाता था, और इसी को जो है 43वां वर्ल्ड हेरिटेज भारत का घोषित किया गया है। भारत में कुल सांस्कृतिक विरासत पूछे कितनी है, तो भारत में कुल सांस्कृतिक विरासत है 35। 40 में से 35 जो है कौन सी है, तो सांस्कृतिक विरासत है। फिर इसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक अगर पूछे कितने हैं, तो प्राकृतिक जो है 7 है, और मिश्रित पूछे तो 1 है। मिश्रित धरोहर कितनी है, 1 है, जो कि कंचनजंगा है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 पूछे कब मनाया गया है, तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार जो है 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में, यह रूस का शहर है, यहाँ पे बाघ के लिए एक संरक्षण अधिनियम आयोजित किया गया था। और इसी के बाद जो है 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 2010 के बाद भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, और अब इसका वर्तमान में नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और पूछे यह कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड यानी यूके में है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में अगर पूछे कितने टाइगर रिजर्व में हैं, तो भारत में 54 टाइगर रिजर्व में हैं। 54वां पूछे कौन सा है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। और पूछे कि सर्वाधिक टाइगर यानी कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रश्न हमारा है लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं, एक सेकेंड। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछे कब लागू किया गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो 1952 में शुरू किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 2009 को किया गया था। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है 8वां। हाल ही में ब्राज़ील में ओरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत हुई है। किस वायरस से, तो ओरोपोच वायरस से हुई है। ओरोपोच वायरस का संबंध इनमें से किससे है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यह मच्छर से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखें तो ओरोपोच वायरस से पहली मौत कहाँ पे देखी गई है, तो पहली मौत हुई है ब्राज़ील में। और इस ओरोपोच वायरस का संबंध पूछे किस चीज़ से है, तो इसका संबंध है मच्छर से। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि ओरोपोच वायरस से संबंधित पहला केस किस देश में मिला था, तो पहला केस जो है त्रिनिदाद एंड टोबैको में मिला था। लेकिन पहली मृत्यु कहाँ पे हुई है, तो पहली मृत्यु हुई है ब्राज़ील में। वहीं एक मच्छर है जिसके बारे में आप सभी को बता दें कि जिबूती एक देश है, यहाँ पे जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर का निर्माण किया गया है, जिससे कि मलेरिया और डेंगू जैसे रोग ना हो। यानी कि ये आर्टिफिशियल मच्छर बनाया गया है, कहाँ पे, जिबूती में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं, सबसे बड़ा फाइलम पूछे कौन सा है, तो सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यह सबसे बड़ा फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा किसे कहते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, इन्हीं को आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मकड़ी, मच्छर और काकरोच है। अगर पूछे मकड़ी में कितनी जोड़ी पैर पाई जाती है और काकरोच में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो मकड़ी में जो है 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जबकि काकरोच में पूछे तो 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मच्छर में 4 और वो काकरोच में 3। कीटों का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और इसी सम्मेलन को जो है एजेंडा 21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एजेंडा अगर पूछे 21 किस सम्मेलन को कहते हैं, तो यह रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा G20 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो G20 2024 का आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां। हाल ही में गोयम बिनामूल्य बीज वजन योजना किसने प्रारंभ करी है, तो यह प्रारंभ किया गया है गो से गोयम, गो से गोवा। तो गो फॉर गोयम, गो फॉर गोवा, ऐसे आप ट्रिक से याद कर लेंगे। गोयम बिनामूल्य बीज वजनम अगर पूछे योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो यह गोवा में शुरू किया गया है। किसके लिए, तो सौर ऊर्जा परियोजना के तहत इसे शुरू किया गया है। यानी कि सौर ऊर्जा के विकास के लिए यह परियोजना गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। और पूछे गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अगर पूछे कितनी सौर ऊर्जा यानी कि कितने यूनिट बिजली जो है फ्री दिया जाएगा, तो 300 यूनिट पर माह जो है फ्री दिया जाएगा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। इसी के तहत जो है सौर परियोजना भी शुरू की गई है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं, गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा था। ऑपरेशन विजय कहाँ पर चलाया गया था, तो यह चलाया गया था गोवा में। और कब चलाया गया था, तो 1961 में चलाया गया था, गोवा से पुर्तगालियों को भगाने के लिए। गोवा स्वतंत्र राज्य अगर पूछे कब बना था, तो यह बना है 1987 में। 1987 में गोवा जो है पूर्ण राज्य बन गया था। इसके पहले गोवा क्या था, 1961 में आज़ाद होने के बाद गोवा को यूटी बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लेकिन 1987 के बाद जो है इसको राज्य बना दिया गया। सिग्मो उत्सव पूछे कहाँ मनाया जाता है, तो यह गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक। हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से पूछे किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए वी वेदाचलम को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है वी वेदाचलम जी को दिया गया है, इन्हें प्रदान किया गया है।
अगर पूछे एपिग्राफी क्या है, तो एपिग्राफी जो है यह अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। लल्लन टॉप प्रश्न देखें तो सम्राट अशोक को सर्वप्रथम किसने, जो सम्राट अशोक का अभिलेख था इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को अगर पूछे अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़े थे, तो 1937 में पढ़े थे। आज थोड़ी सी स्क्रीन अच्छे से नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों। अगर बात करें कि सम्राट अशोक के कुल कितने शिलालेख थे, तो कुल 14 शिलालेख थे। अगर बात करें पहले शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है, तो पशु बलि निंदा का उल्लेख अभिलेख 1 में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 13वां जो शिलालेख था, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न अब देख लेते हैं। आज स्क्रीन अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का एपिसोड 24। मेधान सीरीज का एपिसोड 24 पढ़ने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो यूपीपी एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो 24वें पार्ट में देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो इसमें आप सभी को 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन आप सभी को अगर इनडायरेक्ट देखेंगे तो कम से कम 40 प्रश्न इसमें आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण, स्थापना और राजधानी, इन 3 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले देखेंगे नामकरण कब किया गया था। तो शुरू करते हैं जून 1836 में। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। फिर इसके बाद फरवरी 1887 में इस उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, और साथ में अवध व आगरा भी इसमें जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद समय बीतता है, फिर 1902 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, तो संयुक्त प्रांत, साथ में अवध व आगरा रख दिया जाता है। और 1937 में इसका भी नाम बदल के संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया जाता है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का नाम है। तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में सारी जानकारी एक साथ मिल गई है। फिर अब देखते हैं कि स्थापना। तो उत्तर प्रदेश का अगर पूछे स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, तो पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ये भी आपको याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में देख लेते हैं, कैपिटल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करता था आगरा, जो 1836 से लेकर 1858 तक हुआ करता था। फिर इसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद हुआ करता था 1858 से लेकर 1921 के बीच में। फिर हो गया लखनऊ, लेकिन आंशिक रूप से हुआ करता था 1921 से लेकर 1935 तक। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1935 के बाद जो है लखनऊ को जो है उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बना दिया गया, जो अभी तक लखनऊ ही है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा अगर पूछे कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली शामिल है, और एक देश शामिल है जिसमें नेपाल आता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 राज्य हैं। यानी अगर हम जो है उत्तर प्रदेश का मैप बनाएं, उत्तर प्रदेश का कुछ मैप इसी तरह से है, तो आप यहाँ पे पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके आप सभी को बता देते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी अगर बात करें, तो उत्तराखंड यहाँ पे हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाता है। फिर इसके नीचे जो है यहाँ पे हरियाणा सीमा साझा करता है, और यहाँ पे जो है 2 राज्यों से 2 जिले से जो है राजस्थान सीमा साझा करता है। और पूरा यहाँ से लेकर अगर बात करें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा साझा करता है मध्य प्रदेश। फिर यहाँ से हो जाता है छत्तीसगढ़, इसके जस्ट नीचे जो है बगल में हो जाता है झारखंड, और यहाँ से यहाँ तक लेकर हो जाता है बिहार, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाता है नेपाल का। और अगर देखा जाए तो यहीं पे जो है दिल्ली भी अपना सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश से। तो ये 8 राज्य हो जाते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाता है, जो कि यहाँ पर स्थित है, और एक देश नेपाल हो जाता है, जो ऊपर जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ शेयर करते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर पूछे सबसे ज़्यादा सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ किसका लगता है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का लगता है, और सबसे कम पूछे किसका लगता है तो हिमाचल प्रदेश का लगता है। अभी जो है इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं इसको भी देखने वाले हैं, तो परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछे कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ये डाटा याद रखना है। अगर मील में पूछे, जो ये किलोमीटर में दिया गया है, अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने मील में है, तो ये हो जाएगा 93,023 मील। अगर वही बात करते हैं पुनर्गठन से पहले, यानी कि जब जो है उत्तराखंड को 2000 में अलग कर दिया गया था, उत्तरा यानी यूके को अलग कर दिया गया था, तो इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब उत्तराखंड भी शामिल था और उत्तर प्रदेश भी शामिल था, तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का पूरा अगर पूछे क्षेत्रफल कितना हुआ करता था, तो 2,94,441 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। लेकिन अब वर्तमान में इतना है, ये डाटा आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। और इसी में से पूछे अगर जो है यूपी का क्षेत्रफल संपूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है। ये आपको याद रखना है। अगर भारत का जो है क्षेत्रफल पूछे पूरे विश्व में अगर पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42% है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व में से अपने भारत का इतना डाटा है। और अगर भारत में से पूछे उत्तर प्रदेश का कितना डाटा है, तो 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का अगर पूछे स्थान जो है कितना है, तो यूपी का स्थान चौथा है क्षेत्रफल में। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, और चौथे पर कौन सा है, तो चौथे पर उत्तर प्रदेश है। पाँचवा भी याद रखना है, पाँचवा किसका है, तो गुजरात का है। डाटा आप सभी के पास दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे छोटा अगर पूछे क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, तो गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है। तो उत्तर और पूर्वी जिला देखेंगे, तो सबसे अगर बात करते हैं सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी सा यहाँ आ रहा है, तो सा से सा मैच करेंगे तो सही हो जाएगा। तो पश्चिमी जिला है शामली। अगर बात करें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी, बा यहाँ आ रहा है, तो बा से बलिया, बा से पूर्वी, ऐसे मैच करेंगे हो जाएगा। सबसे उत्तरी पूछे, तो उत्तरी वाला सबसे अगर पूछे कौन सा जिला है, तो सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी पूछे कौन सा है, तो सोनभद्र है। अब देख लेते हैं, थोड़ी सी चित्र में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आप सभी को इसमें भी बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मैप में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला मैंने क्या बताया था, तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे पश्चिमी यहाँ पे साझा करता है जिसका नाम है शामली। और इसके बाद सबसे दक्षिणी यहाँ पे जो है सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे है, इसका नाम है सोनभद्र, और सबसे उत्तरी यहाँ पे है जिसका नाम है सहारनपुर। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दर्शाते हैं। अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांश देखा जाए, अक्षांश किसे कहते हैं, तो जो रेखाएं ग्लोब पर, मान लीजिए ये ग्लोब है, जो रेखाएं पड़ी खींची जाती हैं, ये वाली रेखाएं जो हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांश रेखाएं कितना है। तो अक्षांश रेखा उत्तर प्रदेश का ये वाला यहाँ से लेकर, यानी कि सबसे उत्तरी कहाँ पे पड़ेगा, तो उत्तरी सबसे ज़्यादा पड़ेगा सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, तो उत्तरी यहाँ पे पड़ेगा सोनभद्र में। कलर चेंज करते हैं तभी आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है, तो सबसे उत्तरी यहाँ पे पड़ेगा, और सबसे उत्तरी पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, ये उत्तरी है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी पॉइंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने डिग्री पर स्थित है, तो 23.52 पर उत्तरी अक्षांश स्थित है, जो कि 30.24 उत्तरी अक्षांश तक जाता है, क्योंकि ये ग्लोब है मान लीजिए, और ग्लोब में इसमें जो है ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के माध्यम से जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये किया जाता है देशांतर के आधार पर। किसके, तो देशांतर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी। तो देशांतर के आधार पे जो है पूर्वी पश्चिमी का निर्धारण किया जाता है। अगर वहीं बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो अक्षांश के आधार पर ग्लोब में जो है उत्तरी और दक्षिणी का निर्धारण किया जाता है। सॉरी, इधर जो है दक्षिणी हो जाएगा, इधर हो जाएगा दक्षिणी और इधर ऊपर हो जाएगा उत्तरी। तो उत्तर प्रदेश का अगर पूरा देखा जाए
और या उत्तर प्रदेश से अपने भारत का ही देख ले तो भारत जो है अगर पूछे किस गोलार्ध में स्थित है तो यहाँ पे स्थित है। तो अगर गोलार्ध में देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध के माध्यम से देखा जाए तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, और अगर जो है उत्तरी गोलार्ध के माध्यम से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तरी में है इधर। ठीक है, तो यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। तो इसी में हर एक अक्षांश पे उत्तरी अक्षांश आएगा, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश आएगा। पूर्वी देशांतर में पश्चिमी भी पूर्वी देशांतर कहलाएगा और पूर्वी भी पूर्वी देशांतर कहलाएगा, क्योंकि भारत जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका जो है अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार तो 23 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 24 उत्तरी अक्षांश है। और इसके बाद अगर देशांतर में बात करें, यानी कि जो ये बड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये वाला अगर देखा जाए तो ये यहाँ से देखेंगे शामली से लेकर बलिया तक का इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार हो जाता है 75°50 पूर्वी देशांतर से लेकर 84°38 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। और वहीं एक पॉइंट और याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर से दक्षिण कितनी चौड़ाई है इसकी, तो इसकी चौड़ाई आप यहाँ पे देख सकते हैं 240 है। और अगर पश्चिम से पूर्वी इसका विस्तार देखा जाए, यानी पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार देखा जाए तो कितना है, तो ये है 650 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7.44% है। उत्तर प्रदेश का राज्य में चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान है सबसे पहले राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने छठे प्रश्न के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर। इसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछे कौन सा है, सोनभद्र है। इसका क्षेत्रफल है 6,788 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखेंगे। और सबसे छोटा जिला अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हापुड़ सबसे छोटा है, इसका वर्ग किलोमीटर है 660 वर्ग किलोमीटर। दूसरा अगर पूछे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भदोही है। इसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला पूछे कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला पूछे कौन सा है, लखनऊ है। और सबसे छोटा अगर शहरी जिला पूछे कौन सा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में, तो वह है श्रावस्ती। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 8वां प्रश्न, यूपी का सबसे अधिक आबादी वाला शहरी जिला कौन सा है, तो शहरी जिला सबसे आबादी वाला गाजियाबाद है। यहाँ की जनसंख्या है 31.6 लाख है। और वहीं पूछे कि शहर में अगर पूछे कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो कानपुर है। यूपी का सबसे कम आबादी वाला अगर शहरी जिला पूछे तो शहरी जिला सबसे बड़ा में गाजियाबाद है। और सबसे छोटा में पूछे कौन सा है, तो सबसे छोटा में है श्रावस्ती और यहाँ की जनसंख्या है 39,000। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। एक बार देख सकते हैं आप चित्र में, ये है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाली। ये थोड़ा सा पुराना मैप है तो इसमें मैं आप सभी को अच्छे से बता भी दूंगा। तो यहाँ पे हो जाता है उत्तराखंड, इसके बाद यहाँ पे हो जाता है हरियाणा, और यहाँ पे हरियाणा के बाद हो जाता है राजस्थान। और यहाँ पे अगर देखेंगे छोटा सा यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा पुराना है इसलिए इसमें पूरे राज्य नहीं है। तो यहाँ पे हो जाता है हिमाचल प्रदेश, इधर पूरा हो जाता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और फिर इसके बाद यहाँ पे झारखंड दिया गया है, तो झारखंड और यहाँ पे बिहार हो जाता है। तो ये 8 राज्य होते हैं, 1 2 यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 और ये हरियाणा 6, छत्तीस और हिमाचल प्रदेश 7 और उत्तराखंड 8। और इसके बाद एक देश हो जाता है और यहाँ पे दिल्ली हो जाता है। ठीक है, तो ये इतने राज्य से सीमा बनाते हैं। अब देख लेते हैं कौन से राज्य जो है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कितने, तो सबसे कम सीमा साझा होता है हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के साथ सीमा बनाता है, सहारनपुर नाम है। उत्तराखंड 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। राजस्थान सिर्फ 2 ही राज्यों के साथ सीमा 2 ही जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक तो मथुरा एक तो आगरा। ठीक है, तो आप सभी को आसानी के लिए मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश, जैसे आप सभी हिमाचल प्रदेश याद कर सकते हैं पहली बार में तो याद हो जाएगा, दोबारा रिवीजन करेंगे तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में इतना याद कर ले, एक तो सबसे पहले सहारनपुर याद कर ले, और दूसरा जो है
मथुरा याद कर ले, और तीसरा अगर बात करेंगे तो तीसरा वाला हमारा याद हो जाएगा, अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्य जिलों के साथ सीमा बनाता है, 11। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ज़िले के साथ सीमा बनाता है, और वह किस ज़िले के साथ? तो सोनभद्र के साथ। झारखंड भी एक ज़िले के साथ सीमा बनाता है, वो भी सोनभद्र के साथ। और बिहार जो है 7 राज्यों के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सॉरी, कभी कभी बीच बीच में राज्य निकल जा रहा है, तो ध्यान देंगे आप, ये राज्य नहीं, मैं जो है कहना चाहता हूँ जिला। ठीक है। तो बिहार जो है 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, चंदौली और सोनभद्र। तो आप देखेंगे यहाँ पे सोनभद्र जो है 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है। यहाँ भी सोनभद्र है, और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ भी सोनभद्र है, यहाँ भी सोनभद्र है, और यहाँ भी। ठीक है। तो सोनभद्र एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा जिला है भारत का जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? तो 4 राज्यों के साथ। एक तो सबसे पहले बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, फिर बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ, CHH से छत्तीसगढ़, और झारखंड, JH से झारखंड हो जाएगा, और B से बिहार। तो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा बनाने वाला। और वह कौन सा जिला है? तो वह है सोनभद्र। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो 7 ज़िले हैं, जिनमें है पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। मैप में भी देख सकते हैं। तो ये है, यहाँ से आप देखेंगे पीलीभीत से जो है शुरू हो जाता है, पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पीलीभीत, फिर इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और इधर महाराजगंज हो जाएगा। कुशीनगर से सीमा नहीं बनाता, क्योंकि कुशीनगर से जो है सीमा कौन बनाने लगता है? तो यह बनाने लगता है बिहार। तो ये हो जाता हमारा उत्तर प्रदेश से स्पेशल। कल भी इसी तरह से इसके आगे का टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें आप सभी को मैं पढ़ा दूंगा उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, इन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, ताकि आप सभी का टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। अब हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को कुछ महीनों के पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एस्ट्रो टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का शुभारंभ अगर पूछे किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। नवीनतम रामसर साइट्स अगर पूछे भारत में कौन सी है? तो नागी और नकटी है, नवीनतम रामसर साइट्स हैं, जो कि ये दोनों कहाँ पे हैं, किस राज्य में हैं? तो ये दोनों बिहार की रामसर साइट हैं। वर्तमान में पूछे भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 82 रामसर साइट्स हैं। प्रवाह सॉफ्टवेयर अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर को इसरो ने लॉन्च किया है, जबकि प्रवाह पोर्टल पूछे किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह नरसिंह जी को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फिलेमोन यांग को बनाया गया है। और इनका संबंध किस देश के हैं? तो इनका संबंध है कैमरून से। UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI से समझौता करने वाला पहला यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो यूरोपीय देश और दक्षिण अमेरिकी देश ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के UPI को स्वीकार कर लिए हैं? तो यूरोपीय देश में फ्रांस ने स्वीकार किया है, और दक्षिण अमेरिकी देश में अगर बात करें तो पेरू ने भारत का UPI सिस्टम स्वीकार किया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में विजेता पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? तो पूजा तोमर जी बनी है। EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेलैयन सुबैया जी को सम्मानित किया गया है। मोदी कैबिनेट 3.0 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री किसे बनाया गया है? तो चिराग पासवान को बनाया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी को बनाया गया है। फ्रेंच ओपन 2024 का विजेता अगर पुरुष में पूछे कौन बना है? तो कार्लोस अलकराज बने हैं। और महिला में पूछे कौन बनी है फ्रेंच ओपन 2024 की विजेता? तो ईगा स्वेटेक बनी है, जो कि पोलैंड की हैं। G7 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो पुगालिया इटली में किया गया है। मंगल ग्रह के खोजे गए क्रिएटर का क्या नाम रखा गया है? तो मंगल ग्रह पे अभी जो गड्ढे खोजे गए हैं उनका नाम रखा गया है लाल, मुरसान और हिल्सा। ये तीनों नाम आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रज महोत्सव। रज महोत्सव अगर पूछे किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया है। और उड़ीसा में धानु यात्रा फेस्टिवल भी मनाया जाता है।
नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स। यह आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो यह रवि चंद्र अश्विन जी की है। और सोर्स कोड पूछे किसकी आत्मकथा है? तो यह बिल गेट्स की है। नागास्त्र फर्स्ट क्या है? तो यह भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। तो आत्मघाती ड्रोन भारत का पहला स्वदेशी कौन सा है? तो नागास्त्र फर्स्ट है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है? तो सुबैया नल्ला मुथु जी को सम्मानित किया गया है। मिशन निश्चय यह पूछे किस राज्य में शुरू किया गया था? तो पंजाब में शुरू किया गया था नशा मुक्ति शुरू करने के लिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में पूछे भारत की रैंक कितनी है? तो भारत को 176वां स्थान मिला है, यह आपको याद रखना है। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने गए सांसद का क्या नाम है? तो मुकेश दलाल इनका नाम है। और कहाँ से ये चुने गए हैं? तो लोकसभा सीट इनका है सूरत, और ये सूरत से निर्विरोध चुने गए हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। आज का आखिरी पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है? तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है आरबीआई को। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।